हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीज़ू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारे पास वीडियो होने वाली है, ये हमारे पास साइंस पे एमसीक्यूज़ होने वाले हैं जो हमारी सीरीज़ चल रही है। ओके, इसमें हमने डिस्कस करने टॉप 500 एमसीक्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने के चांसेस हैं। आपके सिलेबस को यहाँ माइंड में रख के इन क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 181 आपने पहले खुद आंसर देने की ट्राई करना है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 181 पूछा गया प्यारे दोस्तों आपसे, चिल्ड्रन स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज हु रिसीव वेरी लिटल सनशाइन सफ़र फ्रॉम, कि जो भी चिल्ड्रन है हमारे पास खास करके वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो रिसीव करते हैं वेरी लिटल सनशाइन सफ़र, किससे करते हैं? वो रिकट से करते हैं, डर्मेटिटिस से करते हैं, स्कर्वी से करते हैं या फिर क्वेश्चन से करते हैं। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे पता होना चाहिए आपको, ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए है, रिकट। रिकट, ओके, रिकट के बारे में आपको पता होना चाहिए। रिकट कौन सी डिजीज़ है, क्या है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एग्जामिनर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है और वैसे भी आपको विटामिन की डेफिशिएंसी ये वो इस तरह के टॉपिक मेंशन्ड होते हैं तो वहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो रिकट एक ऐसी कंडीशन होती है जो अफेक्ट करती है बोन डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। क्या कहा मैंने? बोन डेवलपमेंट जो होती है उसको अफेक्ट करती है चिल्ड्रन में। और ये क्या काज कर देती है? बोन्स टू बिकम, इसकी वजह से बोन्स क्या हो जाती हैं? सॉफ्ट हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप थोड़ा याद रखा करें। तो इससे क्या हो जाता है? विच कैन लेड टू डिफॉर्मिटीज़ एंड ग्रोथ डिस्टर्बेंस, इससे हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 182 पूछा गया प्यारे दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स आर सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक, प्रोलिटिक। आपको ये बताना था कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जो नोड्यूल्स ऑफ रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है, ये कौन सा बैक्टीरिया? सैप्रोफिटिक या सिम्बायोटिक है या फिर पैरासिटिक या प्रोटोलिटिक? इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी से बता दें। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे सिंपल सा आंसर है हमारे पास सिम्बायोटिक। ओके, क्या है इसका आंसर? सिम्बायोटिक, ये आपने याद रखना है, सिम्बायोटिक आता है इसका आंसर। देखें, जो हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जो प्रेजेंट होता है किसमें? नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स में, ये हमारे पास सिम्बायोटिक होता है। सिम्बायोटिक का मीनिंग क्या होता है? रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप या इंट्रैक्शंस बिटवीन किसके बीच में? दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो रहते हैं एक दूसरे के क्लोज फिजिकल एसोसिएशन में। ठीक है, और दोनों को वहाँ से फ़ायदा भी होता है। ठीक, और दीज रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप जो होते हैं ये क्रूशल होते हैं मैनी इकोसिस्टम में। अगर हम बात करते हैं तो ये आपने याद रखना है। ओके, और टाइप्स ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बहुत सारी होती हैं, मैं आपको डेली बताता हूँ। एक हमारे पास म्यूटलिज्म होता है, वहाँ से क्वेश्चन आता है, नोट कर लो म्यूटलिज्म। अब ये म्यूटलिज्म क्या होता है? म्यूटलिज्म होता है बोथ स्पीशीज़, इसमें क्या करती हैं? बोथ स्पीशीज़ बेनिफिट लेती हैं रिलेशनशिप से। ठीक है, एग्जाम्पल हम बीज एंड फ्लावर की बात कर लें। ठीक है, बीज गेट नेक्टर फॉर फूड और वाइल्ड फ्लावर्स गेट पॉलिनेटेड, और फ्लावर उससे क्या होते हैं? पॉलिनेटेड होते हैं, इस तरह से। फिर कमेंसलिज्म होता है, मैंने कहा दूसरा पॉइंट क्या होता है? कमेंसलिज्म, यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। कमेंसलिज्म की बात करें अगर हम, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चंस। तो कमेंसलिज्म क्या होता है? वन स्पीशीज़ इसमें क्या करती है? एक स्पीशीज़ जो होती है वो इसमें यहाँ पे बेनिफिट लेती है, लेकिन दूसरी जो होती है ना ही उसे हेल्प मिलती है। ठीक है, नीदर हेल्प, या फिर ना ही उसे हार्म पहुँचाया जाता है, मतलब ना उसे फ़ायदा होता है ना ही उसे नुकसान होता है, इसे हम कमेंसलिज्म कहते हैं। ठीक, जैसे हम बात कर सकते हैं बर्ड्स नेस्टिंग इन ट्रीज़, बर्ड्स गेन ए प्लेस टू लाइव वाइल द ट्रीज़ रिमेन अनअफेक्टेड, मतलब घोंसला तो वो अपना नेस्ट बना देते हैं उस पर, लेकिन ट्रीज़ को उससे कोई अफेक्ट होने वाला नहीं है। तीसरा हमारे पास यहाँ पे जो होता है वो पैरासिटिज्म होता है। प्यारे दोस्तों, क्या होता है? पैरासिटिज्म। ओके, पैरासिटिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है? वन स्पीशीज़ जो होती है डियर एस्पेरेंट्स वो क्या करती है? बेनिफिट लेती है। पैरासिटिज्म में मतलब क्या होता है? एक बेनिफिट लेती है और दूसरी जो होती है एक्सपेंस ऑफ द अदर। मतलब टिक्स एंड मेमल्स, TIC के टिक्स के बारे में सुना है ना, मेमल्स के ऊपर, ये उनका ब्लड ले लेती हैं, ब्लड को सक करती है मेमल्स का और हार्म करती है, उन्हें पहुंचाती है नुकसान। दूसरे को तो नुकसान हो गया ना,
टेप वर्म होती है इंटेस्टाइन के अंदर, खास करके टेप वर्म जो होती है वो ऑब्जर्व करती है न्यूट्रिएंट। जो टेप वर्म होती है ना, ये भी एक हमारे पास होता है पैरासाइट। ये क्या करता है, ये हमारे पास इंटेस्टाइन में होता है और ये होस्ट के इंटेस्टाइन में जाके उससे काज क्या करता है, माल न्यूट्रिशन। तो ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है पैरासिटिज्म की। फिर 4th नंबर पे आ जाता है हमारे पास एमेंसेलिज्म। नोट कर लो, कोई नहीं बताएगा। एमेंसेलिज्म में क्या होता है, एमेंसेलिज्म एक स्पीशीज, वन स्पीशीज इज हार्म, एक स्पीशीज इसमें हार्म होती है और दूसरी जो होती है वो अनअफेक्टेड रहती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ओके, एक और भी होता है वैसे, न्यूट्रलिज्म भी होता है। ठीक है, न्यूट्रलिज्म NEUTRALISM। न्यूट्रलिज्म में क्या होता है, बहुत स्पीशीज लाइव टुगेदर रहती हैं विद नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ईच अदर। दोनों का कोई एक दूसरे पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एग्जाम्पल हम बात करें कैक्टाई, कैक्टस प्लांट सुना है ना आपने, कैक्टाई एंड जो हमारे पास टेरनेट्यूलस एक प्लांट होता है, तो इनके बीच में आपस में ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। एक्चुअल में ये न्यूट्रलिज्म होता है न, इनका कोई भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट एक दूसरे पे नहीं पड़ता। अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए। और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए और इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब इतना ज़्यादा मुझे और बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 183, प्रेग्नेंट वुमेन यूजली बिकम डेफिशिएंट इन, कि जो हमारे पास प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं ये किस में डेफिशिएंट होती हैं, सोडियम एंड कैल्शियम में यहाँ पे डेफिशिएंट हो जाता है इनमें, या फिर आयरन सोडियम का हो जाता है, या कैल्शियम एंड आयरन या मैग्नीशियम एंड यहाँ पे मिस है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है कैल्शियम एंड आयरन, आपने सही आंसर दिया होगा, कैल्शियम एंड आयरन। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन यूजली बिकम्स डेफिशिएंट इन कैल्शियम एंड आयरन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 184 की बात करते हैं। हाउ मच प्रोटीन ए वर्किंग वुमेन मस्ट इनटेक एवरी डे। कितनी प्रोटीन हमारे पास एक वर्किंग वुमेन को ज़रूरी है लेनी हर दिन, 30 ग्राम या फिर 37 ग्राम या 40 ग्राम या 45 ग्राम। ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि हमारे पास हाउ मच प्रोटीन ए वर्किंग वुमेन मस्ट इनटेक एवरी डे। तो डियर एस्पिरेंट्स, लगभग इसमें 45 ग्राम जो है प्रोटीन वर्किंग वुमेन को हर दिन लेनी चाहिए। इनटेक का मतलब क्या है, लेना। प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, तो ये आपने याद रख लेना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 185 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 पूछा गया प्यारे दोस्तों आपसे, द ओनली लिविंग टिश्यू इन प्लांट जाइलम इज। देखें, आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल सिलेबस में मेंशन होता है, वहाँ से ये क्वेश्चन है। द ओनली लिविंग टिश्यू इन प्लांट जाइलम इज ट्रैकिया, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकाइड्स। आपसे पूछा गया ओनली जो हमारे पास लिविंग टिश्यू है प्लांट जाइलम में वो कौन सा है। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आपने आंसर चूज़ कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये हमारे पास ऑनली लिविंग टिश्यू होता है प्लांट जाइलम। ठीक है, इन प्लांट जाइलम में। अब देखें, जाइलम जो हमारे पास पैरेन्काइमा है ना, जाइलम जो है ये प्राइमरी कंपोज होता है बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल से। इसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। इसमें होते हैं ट्रैकाइड्स। क्या होते हैं, ट्रैकाइड्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। ये क्या होते हैं, ये लॉन्ग थिन सेल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको, वाटर को, एंड प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ओके, और ये आपने याद रखना है। फिर होते हैं वेसल एलिमेंट। वेसल एलिमेंट की बात करें तो ये हमारे पास जो होते हैं ये शार्टर होते हैं, वाइडर सेल्स होते हैं, और ये भी ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को एंड आर डेड हो जाते हैं एट मैच्योरिटी पे। फिर हमारे पास होते हैं जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर की बात करें तो ये प्रोवाइड करते हैं एडिशनल स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और जाइलम पैरेन्काइमा क्या होते हैं, ये ऑनली जो होता है हमारे पास, ये ऑनली लिविंग सेल्स होते हैं जाइलम में एंड हैव सेवरल फंक्शंस। इनका फंक्शन क्या है ये नोट कर लो। ये क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर में काम करते हैं। क्या कहा मैंने, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर। ओके, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर में इनका काम है। उसके बाद हेल्पिंग इन करते हैं, मदद करते हैं किस में, हेल्प इन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ जाइलम वेसल। ठीक है, ये हेल्प करते हैं, मदद करते हैं इन द रिपेयर में एंड मेंटेनेंस ऑफ जाइलम वेसल में। और ये फैसिलिटेटिंग करते हैं लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सल्यूट विद इन द जाइलम। तो ये आपने याद रख लेना है, जो प्रेजेंस है लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स की जाइलम में बहुत ही क्रूशल होती है, खास करके किसके लिए, जो मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं। जैसे हमारे पास रिपेयर ऑफ जाइलम टिश्यू की बात करें, स्टोरेज की बात करें, दे स्टोर करते हैं स्टार्च को, फैट्स को एंड अदर सब्सटेंसेस को, और ट्रांसपोर्ट में भी इनका बहुत ज़्यादा काम है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 186 की बात करते हैं। इफ़ द जाइलम ऑफ ए प्लांट इज मैकेनिकली ब्लॉक्ड। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर जाइलम जो है एक प्लांट का वो मैकेनिकली ब्लॉक्ड हो जाता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द प्लांट विल बी अफेक्टेड। कौन सा इनमें से फंक्शन जो है प्लांट का वो अफेक्टेड होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ओनली, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स ओनली, या ट्रांसपोर्ट ऑफ सल्यूट्स ओनली, या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है, ये आपने याद रखना है। इफ़ द जाइलम ऑफ प्लांट इज मैकेनिकली ब्लॉक्ड, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स जो होता है फंक्शन प्लांट का वो अफेक्ट हो जाता है। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 187, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजाइम इज एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आपसे पूछा गया कौन सा इंजाइम जो है ये ज़रूरी है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए। चलिए, एमिलेस, थ्रोम्बिन या फिर पेप्सिन या रेनिन। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जिसे आप थ्रोम्बिन कहते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, ये एंजाइम एसेंशियल होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए। ठीक है, अगर हम रोल ऑफ थ्रोम्बिन की बात करें ब्लड क्लॉटिंग में, तो ये प्ले करता है एक सेंट्रल रोल इन द कोजुलेशन, यानी कोजुलेशन में। और विच इज़ द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो लीड्स करता है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में। किसमें? ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये क्या करता है, एक्टिवेशन करता है क्लॉटिंग फैक्टर्स को। ठीक है, उसके बाद कन्वर्शन करता है जो हमारे पास फाइब्रोनोजन या फाइब्रिन होती है। ये इतना आपने ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है प्यारे दोस्तों कि हमारे पास कौन सा ऐसा हमारे पास एंजाइम है जो ज़रूरी है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए। तो ये हमारे पास थ्रोम्बिन है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 188 की बात करते हैं। 188 पूछा गया, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। आपसे सिंपल क्वेश्चन में पूछा गया है कि फार्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनको रीड करें और आंसर दें। अगर हम बात करते हैं फार्मूला ऑफ ग्लूकोज की, तो फार्मूला क्या है ग्लूकोज का, आपने चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है C6H12O6। ठीक है, C6H12O6। ये कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है। ठीक है, C6H12O6 हमारे पास फार्मूला होता है इसका। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज एक सिंपल शुगर होती है जिसे आप मोनोसेक्राइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोसेक्राइड। ओके, ये इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और ये एक, अगर हम बात करते हैं इसकी, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, देखें इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लूकोज। ये एनर्जी सोर्स में इसका काम है। ठीक है, ये प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है सेल्स के लिए इन मेनी ऑर्गेनिज्म में। और फिर अगर हम बात करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट का काम करता है। ये आपने याद रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 189 की। 189 डियर एस्पिरेंट्स, क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, लब डब साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द एक्शन ऑफ। की जो लब डब साउंड होती है, ये लब डब लिखा हुआ है, साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द एक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स, हार्ट, इसोफेगस। बताएं ज़रा लब डब साउंड किसकी वजह से होती है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से बता दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा, इजी था। इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे दोस्तों हमारे पास यहाँ पे हार्ट। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हार्ट। आपने याद रखना है जो लब डब साउंड होती है और रेफर टू एज हार्ट साउंड इसे कहा जाता है। ये प्रोड्यूस की जाती है बाय द क्लोजिंग ऑफ हार्ट वेल्व्स ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल के दौरान। ठीक है, कब? कार्डियक साइकिल के दौरान। और ये साउंड जो होती है ये हेड की जाती है किसके थ्रू? स्टेथोस्कोप के थ्रू। ये आपको पता होना चाहिए, किसके थ्रू? स्टेथोस्कोप के थ्रू। एंड ये क्या होती है? क्रूशियल होती है डायग्नोसिंग करने में हेल्थ ऑफ द हार्ट। ओके, तो ये आपने याद रखना है। लब साउंड इज काज्ड बाय द क्लोजर ऑफ आर्टियोवेंट्रिकुलर एवी वेल्व जो होती है उसकी क्लोजर से होती है। और विच इंक्लूड द, जो हमारे पास मिट्रल वेल्व होती है उसमें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना याद नहीं रखना। तो ये जो मैंने आपको बता दिया तो ये इंपॉर्टेंट था, आपने इसको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 190, नॉर्मली हाउ मेनी टाइम्स द ह्यूमन हार्ट बीट्स इन ए मिनट। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि हमारे पास कितने टाइम्स में जो हमारे पास ह्यूमन हार्ट है 1 मिनट में धड़कता है। 82, 75, 72, 85। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, 72 इसका राइट आंसर है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 191 की। क्वेश्चन नंबर 191 पूछा गया, रैबीज़ इज, रैबीज़ क्या है? ऑप्शन आपसे पूछे गए, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, रैबीज़ कौन सी डिजीज़ है? तो रैबीज़ जो है हमारे पास यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं, हेलमिंथिक डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, प्रोटोजोन डिजीज़ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डियर एस्पिरेंट्स, ये एक वायरल डिजीज़ है, ऑप्शन नंबर बी। देखें रैबीज़ क्या है हमारे पास, वायरल क्या है हमारे पास, एक वायरल डिजीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। ये अफेक्ट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। किसको? ये आपने याद रखना है, ये अफेक्ट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ मेमल्स को इंक्लूडिंग ह्यूमंस को। ये काज की जाती है बाय रैबीज़ वायरस, जो मेंबर है एक हमारे पास किस जिनस का, वो भी आप नोट कर सकते हैं, लाइसा वायरस। ओके, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास ट्रांसमिशन इसका होता है किस तरह से, थ्रू द बाइट और स्क्रैच ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल के थ्रू। और ये आल्सो ट्रांसमिटेड होती है इफ़ द सलीवा जो है हमारे पास एक इन्फेक्टेड एनिमल का कम इन कंटैक्ट विद द म्यूकस मेम्ब्रेन, या फिर आर एन ओपन वाउंड के साथ अगर उसका सलीवा जो है इन्फेक्टेड एनिमल का आ जाए। या फिर अगर हम बात करते हैं कॉमन कैरियर्स जो है वो रैबीज़ वायरस के, उसमें डॉग्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैट्स आते हैं, ये भी आपने याद रखना है, फॉक्सीज आ सकती हैं, और एक और नाम याद रखना, रैकून्स आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके सिम्टम क्या होते हैं? सिम्टम इसके होते हैं हमारे पास फीवर का होना, हेडेक होना, मेलेसी का होना,
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखना है। लास्ट पे क्या हो जाता है, अगर इसकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे कॉमा एंड डेथ हो जाती है विदाउट ट्रीटमेंट। तो डायग्नोसिस इसकी किसके थ्रू हो जाती है, इसकी डायग्नोसिस थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन एंड लेबोरेटरी टेस्ट से होती है। तो याद रखना टेस्ट इसमें कौन कौन से हैं, सैलिवा, सीरम, स्पाइनल फ्लूइड एंड स्किन बायोप्सिस करवानी पड़ती है टू डिटेक्ट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ द रैबीज वायरस और एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए आपने क्या करना है, आपने इसकी वैक्सीन के बारे में बताना है कि कौन सी इसकी ट्रीटमेंट के लिए कौन सा वैक्सीन यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 192 की। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काज बाई पोल्यूटेड वाटर। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी डिजीज़ जो है वो काज नहीं होती पोल्यूटेड वाटर से। डाइसेंट्री, जॉन्डिस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस इसका राइट आंसर होने वाला है। देखिए एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा वाटर बोर्न डिजीज़, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वाटर बोर्न डिजीज़ कौन सी है, ये बड़ा एग्जामिनर पूछता है इस क्वेश्चन को। तो बता देगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आपने देना है, वाटर बोर्न डिजीज़ डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास कॉलरा है, सबसे इंपॉर्टेंट बहुत, कॉलरा याद रखना। उसके बाद डाइसेंट्री याद रखना। उसके बाद मैंने कहा आपको डाइसेंट्री को याद रखना है। उसके बाद आपने किसको याद रखना है, टाइफाइड फीवर को भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं हेपाटाइटिस ए को भी याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिजीज़ होती है, लेकिन आप ये इंपॉर्टेंट जो है याद रख लेना। ठीक है, सैनिटेशन और हाइजीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। चलिए इनसे बचने के लिए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 193 की, विच मॉस्किटो इज़ द कैरियर ऑफ जीका वायरस। आपसे पूछा गया कौन सा मॉस्किटो जो है कैरियर है जीका वायरस का। क्यूलेक्स है, एडीज़ है, एनोफिल्स है या फिर कोलिसिटा है। तो बताइए ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जीका वायरस किससे काज होता है। जीका वायरस के बारे में आपसे पूछा गया, इजी सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास यहाँ पे एडीज़ मस्कीटो जो होता है ना, उससे हमारे पास जीका वायरस होता है। जीका वायरस इज काज बाय द जीका वायरस इटसेल्फ, एक मस्कीटो है जो हमारे पास, जिसके आप कहते हैं एडीज़। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, एडीज़ इसका पूरा नाम आप लिख सकते हैं AEDES, एडीज़, AEGYPTI, एडीज़ इजिप्टियाई एंड एडीज़ एक और भी होता है एल्बोपिक्टस, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा। प्राइमरी मोड जो है ट्रांसमिशन का वो थ्रू द बाइट ऑफ एडीज स्पीशीज मस्कीटो से होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 194 की बात करते हैं। व्हाट इज़ ब्रेक बून फीवर मोस्ट कॉमनली नोन एज। ये ब्रेक बून फीवर कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, टाइफाइड, रेहनीटिस या फिर येलो फीवर या फिर डेंगू फीवर। आपसे पूछा गया ब्रेक बून फीवर किसे कहा जाता है, ब्रेक बून फीवर। ठीक है, ब्रेक बून फीवर बताएं ज़रा क्या आंसर होगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डेंगू फीवर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ब्रेक बून फीवर की, ये एक हमारे पास क्या है नेम है, अगर हम बात करते हैं जो कॉमनली जाना जाता है डेंगू फीवर के नाम से, एक मस्कीटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन होता है। द टर्म ब्रेक बोन फीवर रेफर्स टू द सीवियर मसल एंड जॉइंट पेन होता है, इससे एसोसिएटेड है ये हमारे पास विद द डिजीज़ के साथ। अगर हम बात करते हैं काज की, तो डेंगू फीवर इज काज बाय द डेंगू वायरस विच हैज़ 4 हमारे पास इसके सीरो टाइप्स होते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपको याद रखने के लिए, लेकिन जो मैं चीज़ें अभी बता रहा हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसके सिम्टम की, हाई फीवर होता है आपको, सिवियर हेडेक होता है, पेन बिहाइंड द आइज़ होता है, नोइसिया एंड वोमिटिंग होती है, स्किन रैशेज होते हैं, तो ये मिल्ड ब्लीडिंग होती है, नोज़ ब्लीड्स हो जाना, गम ब्लीडिंग हो जाना, ये वो। तो इस तरह से ये हमारे पास इसके कुछ सिम्टम्स हैं, फैटिग्यू भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 195 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 पूछा गया, डियर एस्पिरेंट्स हु इज़ नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कल क्रॉप्स में भी मैंने कवर कर दिया था। तो जी पॉल, स्वामीनाथन, वैन नील, डॉक्टर मिचेल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर है स्वामीनाथन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 196, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स। आपसे पूछा गया बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पर कौन से हमारे पास यहाँ पे यूज़ होते हैं, तो बताएं ज़रा इसका आंसर क्या होगा। बायो फर्टिलाइज़र माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछा गया आपसे, तो आपने इसका आंसर बताना है, ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताएं। साइनोबैक्टीरिया होगा, प्रोटोजुआ होगा, वायरस होगा, नन ऑफ दी वो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये सब्सटेंसेस होती हैं जो कंटेन करती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है,
तो ये आपने याद रखना है। जो कोलोनाइज होती हैं जैसे रिहिजोस्फीयर की बात करें या इंटीरियर ऑफ प्लांट्स में, एंड प्रमोट करती हैं ग्रोथ ऑफ किसको, एंड प्रमोट करती हैं ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग करने से द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द होस्ट प्लांट्स में। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में याद रखने हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में रिहिजोबियम आता है, अजूटोबैक्टर आता है जो इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 की। 197 क्वेश्चन नंबर 197 यार यहाँ पे पूछा गया प्यारे दोस्तों, अल्फ़ा इज़ द नेम ऑफ काइंड ऑफ, अल्फ़ा किसका नाम है, तो ये आपको बताना था। अल्फ़ा तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दें। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पे है फॉरेस्ट या फिर ग्रास क्रॉप, नन ऑफ दी अबोव होना चाहिए था यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अल्फ़ा जो है ये एक पेरिनियल फ्लावरिंग, अगर हम बात करते हैं ये हमारे पास ग्रास होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ग्रास है ये, ठीक है। यहाँ पे बी आना चाहिए था, ये ग्रास है। अल्फ़ा किसका नाम है, ग्रास का नाम है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए 198 द बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन वेस्ट अंडर कंट्रोल कंडीशन नोन एज, कि जो बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होती है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की वेस्ट में अंडर कंट्रोल कंडीशन में, वो किस नाम से जानी जाती है, कंपोस्टिंग या फिर इनकनरेशन या फिर सैनिटरी लैंडफिल या फिर पायरोलिसिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दें। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कंपोस्टिंग, आपने भी यही चूज़ किया होगा। कंपोस्टिंग हमारे पास क्या होता है, कंपोस्टिंग द बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन वेस्ट अंडर कंट्रोल कंडीशंस, उसे हम कंपोस्टिंग कहते हैं। कंपोस्टिंग क्या होता है, इज़ द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल का डिकम्पोज हो जाना, जैसे हम बात करें फूड स्क्रैप की या फिर यार्ड वेस्ट की या फिर अदर बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है, इनटू किस में, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल अमेंडमेंट में, उसे हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पे कंपोस्ट। और कंपोस्टिंग एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो अकर कब करता है, व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर में, मॉइस्चर में एंड इरेशन में। तो ये आपने याद रख लेना है। ओके, देखें अगर आप फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने हमारे मॉक टेस्ट अभी तक नहीं लिए हुए, तो वो आप ले सकते हैं, बहुत ही आपको काम आएंगे। और उसके लिए आपको क्या करना है, 8492886188 पर हमें मैसेज करना है। ओके डियर, चलिए अब बात करते हैं 199 की। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय पिग या फिर स्वाइस, जीका, प्लेक्यू, निपा या फिर स्वाइन फ्लू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है स्वाइन फ्लू, ऑप्शन नंबर डी, स्वाइन फ्लू इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इजी क्वेश्चन था। आज का लास्ट क्वेश्चन, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज इज नोन एज सेरिकल्चर, वेसिकल्चर, सिल्वीकल्चर, एपीकल्चर। ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट जो होती है बीज की, ये किस नाम से जानी जाती है, बताएं ज़रा। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर चूज़ कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है एपीकल्चर। क्या है, एपीकल्चर। एक वर्ड है हमारे पास यहाँ पे, ये टर्म सेरिकल्चर है। सेरिकल्चर क्या होता है, इज द प्रैक्टिस ऑफ रेयरिंग, यहाँ पे सिल्कवर्म, ये किसके लिए होता है, ये सिल्कवर्म के लिए होता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो एपीकल्चर है, ये बीज के लिए एपीकल्चर आएगा। लेकिन सेरिकल्चर, ये जब रेयरिंग करते हो आप किसको, सिल्कवर्म को, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास सेरिकल्चर। अब सेरिकल्चर में एग्जाम्पल याद रखना, डोमेस्टिक सिल्क मोथ एक बम्बेक्स मोरी, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछी जाती है, बम्बेक्स मोरी, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ किसके लिए, सिल्क के लिए, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। फिर हमारे पास यहाँ पे पूछा गया है ये पिसिकल्चर क्या होता है, आपको यहाँ पाइसिकल्चर पूछा गया है यहाँ पे सी ऑप्शन में। तो यहाँ पे ये ऑप्शन की रीअरेंजिंग गलत है। पिसिकल्चर होता है हमारे पास नोन एज फिश फार्मिंग और एक्वाकल्चर भी आप इसे कहते हैं, प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट फॉर कमर्शियल, जो हमारे पास, या फिर रिक्रिएशनल और कन्वर्शन पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। फिर हमारे पास है सिल्वीकल्चर क्या होता है। अब सिल्वीकल्चर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्या पता एग्जामिनर यही कभी पूछ ले आपसे। तो सिल्वीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो इसका हमें ये पता होना चाहिए, द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट्स टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू टिम्बर प्रोडक्शन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एंड अदर फॉरेस्ट वैल्यूज़। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, होप आपको ये हेल्प करेंगी। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए, जिसको लगता है कि हमने अभी तक इसको नोट नहीं किया हुआ, जीके को अगर हम बात करें या कंप्यूटर की बात करें, कुछ भी अगर आपको स्पेशलाइजेशन का पोर्शन चाहिए, सभी ओवरऑल आपको नोट्स मिल जाएंगे। वो 399 में सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, चाहे आप स्पेशलाइजेशन की बात करें, जीके की बात करें, कंप्यूटर की बात करें या फिर साइंस की बात करें, ठीक है।
और अगर आपको ऐसे इंडिविजुअली भी हम नोट दे देते हैं अलग अलग, अगर आप चाहिए आपको, तो वो बड़ी ही लो प्राइस है। मैं ओवरऑल 399 इन पोर्शंस की बता रहा हूँ, जीके, स्पेशलाइजेशन, कंप्यूटर और साइंस। तो जिसको लगता है कि अभी हमने अपने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए या हमारी प्रिपरेशन अभी नहीं हुई, जो भी हमने लेक्चर यूट्यूब पे लाए थे अगर आपने नोट की हैं तो वेल एंड गुड। इससे ज़्यादा बेटर होता है कि आप खुद लिखें, वैसे ज़्यादा तैयारी हो जाती है अच्छे से। तो आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।